ये मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और पर्टिकुलर हमारा ये पर्टिकुलर नेटजेस का प्रोजेक्ट है। और मैं पोस्टमैन में अपनी एपीआई बना रहा था। ठीक है। पोस्टमैन में हम अपनी एपीआई क्रिएट करते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत हम टाइपस्क्रिप्ट का देख लेते हैं, टाइपस्क्रिप्ट का फाउंडेशन। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने जो नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट सेटअप किया है वो टाइपस्क्रिप्ट उसमें चल रहा है। ठीक है ना। आप ये देखेंगे जगह जगह आपको टीएस वाली फाइलें मिलेगी। ठीक है ना। तो हमें थोड़ा बहुत बेसिक किसका पता होना चाहिए, टाइपस्क्रिप्ट का। तो आप गेट स्टार्टेड में जाना, टाइपस्क्रिप्ट W3C स्कूल्स में किधर जाना है अपने को, टाइपस्क्रिप्ट में जाना है ना। और टाइपस्क्रिप्ट में जाने के बाद आप एक ब्लैंक प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू इसके हिसाब से आप एक ब्लैंक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है ना। तो मैं कहीं पे भी जाके एक प्रोजेक्ट सेटअप करूंगा। ठीक है। मैं एक प्रोजेक्ट सेटअप कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने टर्मिनल स्टार्ट किया और टाइपस्क्रिप्ट के गेट स्टार्टेड में हम गए। और टाइपस्क्रिप्ट पर काम करने के लिए आपको सबसे पहले उसका कंपाइलर इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है ना। क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में क्या बताया था कि टाइपस्क्रिप्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट का एडवांस वर्जन है। तो टाइपस्क्रिप्ट में लिखे गए कोड को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें किसमें, हमें इंटरनली उसको जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो उसके लिए टाइपस्क्रिप्ट के कोड को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, कंपाइलर की। कंपाइलर क्या है, कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करता है, कोड को कंपाइल करता है और उसको एग्जीक्यूटेबल बनाता है। ठीक है। कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर विच रीड द सोर्स कोड एंड इट कंपाइल्स टू द रिलेटिव कोड बेसिकली। कंपाइलर यहाँ पर हमें जो कंपाइलर हमें यूज करना है वो टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर यूज करना है। ठीक है ना। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना अपना कंपाइलर होता है। ठीक है ना। आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे करोगे तो सी कंपाइलर मिलेगा आपको। ठीक है ना। आप जो जैसी जैसी आप लैंग्वेजेस आप करते चलोगे प्रोग्रामिंग, तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक कंपाइलर होता है। उस कंपाइलर का काम होता है कि सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करना। मगर यहाँ पर टाइपस्क्रिप्ट के कंपाइलर का काम क्या है, टाइपस्क्रिप्ट के कोड को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करने का काम किसका है, टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर का। तो सबसे पहले तो आपको अपने मशीन में टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर इंस्टॉल करना है। तो गेट स्टार्टेड में जाके आप npm इंस्टॉल टाइपस्क्रिप्ट डैश डैश सेव ये आप करेंगे। तो उसके लिए जहां पे भी डैश डैश सेव दिख जाए इसका मतलब समझ लेना कि सबसे पहले आपने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हो। ठीक है ना। सो यहाँ पर एक तरीका और दे रखा है कि आप है ना इंस्टॉल ग्लोबली कर सकते हो। ठीक है ना। तो ग्लोबली कर सकते हो, ये लोकली भी कर सकते हो। ठीक है ना। तो मान लीजिए मैं किसी एक MKDIR किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, टाइपस्क्रिप्ट TS प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, TS प्रोजेक्ट 1। तो मैं CD TS प्रोजेक्ट 1 में गया, है ना, फोल्डर बना लिया, अंदर चला गया और ये जो कोड है, ये जो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है, ये किस टाइप का कोड कंटेंट करेगा, टाइपस्क्रिप्ट का कंटेंट करेगा। तो मुझे मुझे चाहिए टाइपस्क्रिप्ट का जो सॉफ्टवेयर, टाइपस्क्रिप्ट का जो कंपाइलर है, मैं मुझे इसी डायरेक्टरी के अंदर ही इंस्टॉल करना है और बाहर और कहीं नहीं चाहिए मुझे। ठीक है ना। तो फिर मैं उसको करूंगा इंस्टॉल लोकली। ठीक है ना। तो सॉफ्टवेयर को आप दो तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो, लोकली और ग्लोबली। तो लोकली इंस्टॉल करने के लिए आपको ये कमांड दे रखी है इन्होंने। ठीक है ना, जिसमें लास्ट में डैश डैश सेव लिखा हुआ है। अब डैश डैश सेव करने से आपको पता है कि वो पैकेज डॉट जेसन में एंट्री करता है। मगर हमारे पास तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। अभी है क्या, कुछ नहीं है। सबसे पहली चीज अपने को क्या चाहिए, नोड जेएस का कोई भी प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए सबसे पहली चीज क्या है, पैकेज डॉट जेसन होना चाहिए। यहाँ पर कैसे करेंगे सेटअप, npm init dash y, npm init dash y, सॉरी, npm init dash y। सो ये हमारा क्या सेटअप कर दिया इसने, फटाफट हमारे लिए पैकेज डॉट जेसन सेटअप कर लिया। और इसको मैंने VS कोड एडिटर में किया, आ गई मेरी पैकेज डॉट जेसन। पैकेज डॉट जेसन को सामने खोल के रखा। ठीक है ना, सामने खोल के रखा। और यही टर्मिनल पर, VS कोड एडिटर के टर्मिनल पर मैं क्या इंस्टॉल कर लूंगा, अपना टाइपस्क्रिप्ट में इंस्टॉल करूंगा। तो देखना, जैसे ही मैं इंस्टॉल करूंगा तो ये मेरे पैकेज डॉट जेसन को पढ़ेगा और उसने उसी पैकेज डॉट जेसन के अंदर कुछ एंट्री उसने कर दी। ठीक है ना, कौन सी एंट्री करी, डेव डिपेंडेंसी। क्यों, क्योंकि आपने इस पैकेज को कैसे इंस्टॉल किया, डैश डैश सेव डैश डेव। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये मैंने कर दिया है। उसके बाद आप ये क्या करेगा, वो नोड मॉड्यूल्स उसने इंस्टॉल कर लिया और npx tsc कमांड से आप अपने टाइपस्क्रिप्ट का वर्जन आप चेक कर सकते हो। ठीक है ना। यहाँ पर ये हमने देखा। ठीक है ना। तो ये टाइपस्क्रिप्ट का हमारा ये वर्जन आ गया, देखो आ गया ना, सेम टू सेम। ये कि ये कमांड मैंने चलाई तो उसने मेरे को क्या दे दिया, वर्जन दे दिया, टाइपस्क्रिप्ट का वर्जन। ठीक है ना। तो किसी भी सॉफ्टवेयर का अगर वर्जन पता करना है तो मैंने गूगल पे आपको एक ट्रिक बता रखी है। आपको गूगल खोलना है, उस लैंग्वेज का, उस फ्रेमवर्क का नाम लिखना है, टाइप
टाइपस्क्रिप्ट चेंज लॉग, क्या लिखोगे? टाइपस्क्रिप्ट चेंज लॉग। और आपको जो सबसे पहली लिंक मिल जाए आपको वहां जाना है। तो आपको पता चल गया कि यार टाइपस्क्रिप्ट का भी मार्केट में क्या चल रहा है, लेटेस्ट वर्जन 5.8। और इधर आप देखो यहाँ पर हमारे पास 5.9 आ गया है, मतलब लगभग नया है। दूसरा तरीका मैंने आपको गूगल पे बता रखा है, आपको लिखना है गिटहब, क्या लिखना है? गिटहब स्पेस और टाइपस्क्रिप्ट, ठीक है ना। तो इससे आप टाइपस्क्रिप्ट के ऑफिशियल रिपोजिटरी पर चले जाएंगे। टाइपस्क्रिप्ट जो है, मतलब ये सारे सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब इनका सोर्स कोड आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो गिटहब, इसीलिए गिटहब किन लोगों के लिए? ओपन सोर्स कोड के लिए ही तो प्रोजेक्ट गिटहब बना हुआ है, ताकि गिटहब पे अपलोड करके हर कोई किसी भी फ्रेमवर्क का, किसी भी टेक्नोलॉजी का कोड देख सके। उसी को हम क्या बोलते हैं? ओपन सोर्स। तो टाइपस्क्रिप्ट इज अ ओपन सोर्स लैंग्वेज, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भी 593, ठीक है ना, 593। तो ये मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पर आप जाइए, फटाफट आप जाइए, आगे बढ़े, ठीक है ना। टाइपस्क्रिप्ट को हम ग्लोबली भी इंस्टॉल कर सकते हैं, तो चलो ग्लोबली भी कर लेते हैं। ग्लोबली का ये मतलब हो गया कि देखो npx tsc किया मैंने, उस डायरेक्टरी के अंदर किया, तो बता दिया उसने। मगर दिक्कत क्या है कि अगर दिक्कत ये है कि यार इस डायरेक्टरी को छोड़ के अगर मैं कहीं बाहर जाऊं या दूसरी ड्राइव पे चले जाऊं, डी को छोड़ के मैं ई पे चला गया, एफ पर चला गया, मतलब जिस डायरेक्टरी में मैंने अभी इनिशियलाइज किया उससे अगर मैं कहीं बाहर निकल गया और वहां पर मैं अगर टाइपस्क्रिप्ट का वर्जन चेक करूं तो मुझे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट मैंने किस तरीके से इंस्टॉल नहीं कर रखा है? ग्लोबली, ग्लोबली इंस्टॉल नहीं कर रखा है। तो इसी समस्या को बचने के लिए पहले तो फिर से हम देख लेते हैं टाइपस्क्रिप्ट डैश टीसीएस डैश वी। तो मोस्ट प्रोबेबली आप देखना, ये देखो टीएससी नॉट रिकॉग्नाइज्ड बता दिया। ये बताया, क्यों बताया? क्योंकि आपने सर आपके लैपटॉप में टाइपस्क्रिप्ट जो अभी इंस्टॉल किया है 2 मिनट पहले, वो आपने लोकली किया था। तो लोकली किया था तो उसी डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा, सीडी टीएस प्रोजेक्ट के अंदर गया। अब उसी कमांड को टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर डैश वी, है ना, अगर आप करेंगे ये वाली कमांड आप चलाएंगे, फिर से npx tcx वाली कमांड चलाएंगे जो कि वर्जन चेक करने के लिए है, npx tsc। तो उसने मेरे को वर्जन दे दिया कि नहीं दे दिया? ठीक है, npx npx tsc टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर, उसने मेरे को वर्जन दे दिया। मगर इस डायरेक्टरी से मैं बाहर निकलूं, cd डॉट डॉट करके बाहर निकलूं और उसी कमांड को फिर से दोबारा चलाऊं, तो शायद मुझे वर्जन मिले नहीं मिले, मैं श्योर नहीं हूं, ठीक है ना। कुछ तो कर रहा है ये, और देखो उसको नहीं मिला तो वो क्या बोल रहा है, कर दूं क्या इंस्टॉल, ठीक है ना। तो दिक्कत आ गई है, वो आपको इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है। तो आप उस इसकी बजाय आप, अगर आपको काम करना है तो टाइपस्क्रिप्ट में आप कैसे काम कर सकते हैं? ग्लोबली भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने टाइपस्क्रिप्ट को क्या किया, ग्लोबली इंस्टॉल किया। मैंने टाइपस्क्रिप्ट को ग्लोबली इंस्टॉल किया और उसके बाद मैं टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर को चेक कर सकता हूँ, ठीक है ना। ये प्रोज और कॉन्स बता रहा है कि टाइपस्क्रिप्ट को आप ग्लोबली इंस्टॉल करोगे तो क्या फायदे हैं और ग्लोबली इंस्टॉल करोगे तो क्या नुकसान है। प्रोज और कॉन्स, है ना, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। प्रोज और कॉन्स का मतलब ये होता है एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ठीक है ना। सो यहां पर हम गए, सिंपल टाइप्स के बारे में हमने बात करी थी, ठीक है ना, सिंपल टाइप्स के बारे में हमने बात करी थी। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। सो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं, गेट स्टार्टेड में हम गए, ये हो गया, ये हो गया। अब हम जो है हमारे कंपाइलर को कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें एक कमांड दी हुई है npx tcs डैश init। तो जिस भी प्रोजेक्ट में आप ये शुरुआत करोगे, ये मैंने टीएस प्रोजेक्ट से शुरुआत करी, यहाँ पर गया npx tcs init किया मैंने। जैसे ही प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज किया, इसने मेरे को एक टाइपस्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल दे दी, ठीक है ना, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ठीक है ना। तो वो जो कंपाइलर कैसे काम करेगा, क्या क्या करेगा, वो सारी सेटिंग्स आप किधर कर सकते हो, इस फाइल में आप कर सकते हो, ठीक है ना। ये इसने मेरे को फाइल बना के दे दी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पर हम सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि इसने मेरे को बहुत सारी चीजें दी हैं। अब यहाँ पर हम टाइप्स में गए। अब टाइप्स में जाने के बाद हम अपनी पर्टिकुलर एक कोड लिखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर टेस्ट डॉट टीएस नाम का मैंने फाइल बनाया और मैंने अपना एक कोड लिखना चाहा। लेट एक्स कॉलन नंबर इक्वल्स टू 10, लेट वाई कॉलन नंबर इक्वल्स टू 20, एंड यहाँ पर मैं उसको कंसोल लॉग कर लेता हूँ। ये प्लेग्राउंड नहीं है, ये रियल वे में प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो यहाँ पर किया और इस प्रोजेक्ट को मैं रन कर सकता हूँ, पर्टिकुलर मैं यहाँ से रन कर सकता हूँ।
तो पर्टिकुलर हम यहाँ से CLS किया और नोड स्पेस, और इस फाइल को मैं यहाँ से रन कर सकते हैं। तो बेसिकली इस तरीके से हमें दिक्कत आ रही है कि आप क्योंकि हमने इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि हाउ टू एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर फाइल। ठीक है, सो हमें इसको एग्जीक्यूट करके भी देखना पड़ेगा। तो कंपाइलर हमने इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद हम उसको कैसे रन करेंगे। तो राइट योर फर्स्ट टाइपस्क्रिप्ट कोड, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप अपना पहला टाइपस्क्रिप्ट का कोड लिखो, और सबसे पहले तो आपको उसको कंपाइल करना पड़ेगा, तभी आप उसको डायरेक्टली आप उसको रन कर सकते हो एज अ नोड। ठीक है ना। और मैंने क्या किया, मैंने कंपाइल तो किया नहीं ना, मैं डायरेक्ट उसको रन करने चला गया, इसलिए एरर आ गई। तो ये पूरा प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है कि सर टाइपस्क्रिप्ट का कोड लिखो, उसके बाद उसको कंपाइल करो, उसके बाद उसको नोड कमांड से रन करो, सारा स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। सो यहाँ पर npx tcs, ठीक है ना, एन np npx tsc npx tsc, और जो भी मेरी फाइल का नाम है hello.ts नाम की फाइल है, इंटर किया और कंपाइल होके ये फाइल आ गई। देखो उस कंपाइलर ने क्या किया, उसी नाम की क्या बना दी हमारे लिए, जेएस फाइल बना दी। अब इस दोनों फाइलों को अड़ोस पड़ोस में कंपेयर करके देखते हैं, इन दोनों को यहाँ पर कंपेयर करके देखा, डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो सेम कोड है, बट वो टाइप्स उसने रिमूव कर दिए, टाइप्स रिमूव कर दिए। ठीक है ना। तो अब मैं इस पर्टिकुलर फाइल को रन कर सकता हूँ, किसको, टेस्ट डॉट जेएस फाइल को मैं रन कर सकता हूँ। तो देखो मेरा आउटपुट आ गया 30। ठीक है ना। अब इस टीएस कोड को अगर मैं यहां से गड़बड़ कर दूं, स्टेन को मैं किस में ले लूं, स्ट्रिंग में, जबकि आपने वेरिएबल बनाते समय आपने क्या बोला कि भाई वो नंबर है, और आप असाइन क्या कर रहे हो, स्ट्रिंग कर रहे हो। तो टेक्निकली जो टाइपस्क्रिप्ट जिस चीज के लिए बना है उस रूल्स के अगेंस्ट जा रहे हो। तो ऐसे केस में कंपाइलर आपके कोड को कंपाइल करेगा क्या, नहीं करेगा। मैं ये टेस्ट डॉट जेएस नाम की फाइल फिर से डिलीट कर दूं, और यहां पर मैं फिर से जाऊं और फिर से उसी कमांड से npx टाइपस्क्रिप्ट और टेस्ट डॉट टीएस कमांड से अगर मैं रन करूं, तो ये एरर देगा कि कंपाइल कर देगा कि क्या है। देखो एरर दे दी उसने, हालांकि उसने कंपाइल कर दिया, उसमें कंपाइल कर दिया, बट उसने मेरे को एरर भी दी साथ साथ में। अब आपको अगर ऐसा बोलना है कि भाई टाइपस्क्रिप्ट का अगर कोई भी एरर आता है तो भाई कंपाइल ही मत कर, अभी इसने क्या किया, एरर दे दिया और कंपाइल भी कर दिया। अब आपको स्ट्रिक्टनेस चाहिए क्या, कि भाई एरर आए तो कंपाइल भी मत करना। वो सारी सेटिंग्स किधर करेंगे अपन, यहाँ पर टीएस कॉन्फ़िग के अंदर। तो क्या क्या चीजें उसको करनी है कंपाइलर को, सारी चीजें आप कहां बता सकते हो, कॉन्फ़िग फाइल के अंदर। अब इसमें कहां जाके कौन सी प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, वो आपका इन्वेस्टिगेशन का काम है, वो आप देख लेना। ठीक है, मैंने तो आपको बता दिया है कि यस, ओवरऑल इस टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर का ये काम है, और इस पर्टिकुलर कमांड से और इस फ्लो से हम क्या कर रहे हैं, कंपाइल वंपाइल कर पा रहे हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं टाइप्स के बारे में। टाइप्स में मैंने सबसे सिंपल टाइप आपको बता दिया था, नंबर वाला, दो नंबरों को जोड़ना करना, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना। तो मैंने टाइपस्क्रिप्ट के जो टाइप होते हैं ना, उनमें से पहला टाइप है होता है जावास्क्रिप्ट का पहला जो डेटा टाइप है वो नंबर है। ठीक है ना। अब आप यहां से देखना, इसको मैं डिलीट करूं, फिर से डिलीट करूं, और npx tsc, और इस फाइल को, टीएस फाइल को मैंने कंपाइल किया, एक भी एरर नहीं आएगी और फाइल कंपाइल हो गई, है ना। ये फाइल कंपाइल हो गई ना, उसी नाम से एक जेएस फाइल बन गई। तो ये मेरा पर्टिकुलर कोड हो गया। ठीक है। सो यहां पर अब हमें देखेंगे कि टाइपस्क्रिप्ट के टाइपस्क्रिप्ट ऑफर टू वेज टू वर्क विथ टाइप्स। जब आप टीएस फाइल में आप काम करेंगे तो टाइपस्क्रिप्ट आपको दो तरीके दे रहा है टाइप्स पे काम करने के। सबसे पहला तरीका तो हो गया एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट। ठीक है ना। यहां पर हम गए, पहला तरीका क्या हो गया, एक्सप्लिसिट, और दूसरा है इम्प्लिसिट। जिसने टाइप कास्टिंग पढ़ा है उसको पता है कि भाई ये एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट क्या होता है। इम्प्लिसिट, ठीक है ना। तो एक्सप्लिसिट मतलब मैनुअल, और इम्प्लिसिट मतलब ऑटोमेटिक। ठीक है ना। ठीक है ना। तो इम्प्लिसिट का मतलब होता है मैनुअल, मैनुअल मतलब आप डेवलपर हो, आपको खुद को जाके टाइप लिखने पड़ेंगे। ठीक है ना। तो ये अभी जस्ट मैंने जो आपको एग्जांपल बताया, ये टाइपस्क्रिप्ट का कौन सा टाइप है, एक्सप्लिसिट, क्योंकि मैंने खुद जाके लिखा,
उसका टाइप मैंने खुद जाके मैं डिफाइन कर रहा हूं ना, तो ये कौन सा तरीका है? ऑटोमेटिक हो गया कि मैंने लिखा तो आया, वो मैंने लिखा तो आया। तो ये किस टाइप का टाइप हो गया? बेसिकली इट्स अ एक्सप्लिसिट। इट मींस द डेवलपर विल राइट इटसेल्फ, डेवलपर विल राइट द टाइप्स। जो डेवलपर है वो खुद उसके उस वेरिएबल के टाइप लिख रहा है अगर कोडिंग में, तो वो किस टाइप का टाइप स्क्रिप्ट हो गया? वो एक्सप्लिसिट टाइप आपने डिफाइन किए। इम्प्लिसिट होता है जिसमें आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी आपका कोड काम कर जाएगा। तो यहां पर आप देखो, इसी इसी को इम्प्लिसिट को टेक्निकली यहां पर टाइप स्क्रिप्ट में टाइप इन्फरेंस बोला जाता है। ठीक है ना? तो ये बस ध्यान रखना है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। बट इम्प्लिसिट यहां पर नहीं बोलते हैं उसको, बेसिकली बोलते क्या है? टाइप इन्फरेंस, जिसका मतलब होता है ऑटोमेटिक ही है। अब ऑटोमेटिक का क्या मतलब हो गया? टाइप स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली डिटरमाइन द टाइप बेस्ड ऑन असाइंड वैल्यू। इसका मतलब पढ़ पढ़ के हमने समझा कि सेम सेम कोड को मैं वापस से उसकी जावास्क्रिप्ट फाइल डिलीट कर दूं, और यहां से मैंने टाइपस्क्रिप्ट की फाइल लिखी, टाइपस्क्रिप्ट की फाइल लिखी, और उसके अंदर मैं टाइप डिफाइन नहीं कर रहा हूं, उसके अंदर मैं टाइप डिफाइन वेरिएबल बनाते समय मैंने टाइप डिफाइन नहीं किए, तब भी वो मेरा कंपाइलर इंटरनली उसको कन्वर्ट कर देगा। और जिस टाइप की वैल्यू राइट हैंड साइड पर है, इक्वल टू दिख रहा है आपको? इक्वल टू दिख रहा है? इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर नंबर है, वो नंबर जिस टाइप का है उस टाइप का उसको वेरिएबल बना देगा। जस्ट लाइक जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या है? एक लूज टाइप लैंग्वेज है, लूजली कपल्ड लैंग्वेज है। मतलब जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल में हम जिस टाइप की वैल्यू असाइन करते हैं उस टाइप का वो टाइप बना देता है। तो सेम ये जावास्क्रिप्ट के नेचर पे काम कर रहा है यहाँ पर। सो अगर मैंने 10x को असाइन किया, 10 जो नंबर है अगर मैंने x को असाइन किया, तो इंटरनली टाइपस्क्रिप्ट का कंपाइलर क्या कर लेगा? उसको किस टाइप का वेरिएबल बना देगा? उसको वो नंबर टाइप का ऑटोमेटिकली बना देगा, अंदर ही अंदर बना देगा, वो अपने को दिखेगा नहीं बट बना देगा। तो यहाँ पर मैं वापस से मैं गया तो मेरे कोड में कोई एरर नहीं आनी चाहिए और कोड रन हो जाएगा। देखो हो गया ना? तो क्या टाइप स्क्रिप्ट में हर वेरिएबल का टाइप डिफाइन करना जरूरी है क्या? मैंडेटरी है क्या? नहीं है। इस बात से प्रूफ हो गया कि यार जब भी सर आप वेरिएबल बनाओ तो आप टाइप दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते हो। अगर आप नहीं दे रहे हो तो वो ऑटोमेटिक प्रोसेस में चले जाएगा, वो टाइप स्क्रिप्ट खुद ही उसका टाइप डिटरमाइन कर लेगा। समझ में आ रहा ना? तो देखो मैंने, चूंकि ये है मेरी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल, बट वेरिएबल बनाते समय मैंने क्या डिफाइन नहीं किए? उसके टाइप डिफाइन नहीं किए, फिर भी मेरे कोड में कोई दिक्कत आई क्या? कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। तो 100% मैंने अपनी बात को प्रूफ कर दिया है कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टाइप इन्फरेंस। ठीक है ना? ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। ठीक है ना? तो थोड़ी थोड़ी बातें हम रोज करेंगे टाइपस्क्रिप्ट के बारे में, आगे आगे बढ़ते चलेंगे और बातें करते चलेंगे। ठीक है ना? अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट पे। हम कहाँ थे प्रीवियस क्लास में? हम यहाँ पर थे, हम हमारी एपीआई पर थे, हम अपने नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट पे थे, और ये पोस्टमैन को मैंने रन किया। लास्ट क्लास में हम ये कर रहे थे पोस्ट बॉडी रॉ जेसन। क्या फॉर्मूला है? पोस्ट बॉडी रॉ जेसन। तो ये जेसन में मैंने एक जेसन बनाया, वो प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, ये सारी वैल्यू ली, जो लिया है वो ही रिटर्न कर दिया है। जो लिया है हमने पेलोड में उसी को वापस दोबारा भेज दिया, जो लिया है वो वापस वही भेज दिया। ये काम अपने को कोई सी भी एपीआई बनाओगे पहले लेवल पर आपको ये करना है कि जो पैरामीटर्स आ रहे हैं अपने पास, क्या वो के वही मैं रिस्पॉन्स में दोबारा दे पा रहा हूं कि नहीं दे पा रहा हूं। इस असाइनमेंट को करने से आपको क्या समझ में आ जाता है? एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का पूरा साइकिल समझ में आ जाता है कि रिक्वेस्ट कहां से चली, क्लाइंट से चली, रिक्वेस्ट कहां पहुंची, सर्वर पे चली, सर्वर पर पहुंची, सर्वर पर आपने क्या किया? सारे पैरामीटर्स को रिसीव किया, और रिसीव करके सारे पैरामीटर्स को वापस आपने कहा रिटर्न करवा दिया? क्लाइंट पे रिटर्न करवा दिया। तो एंड टू एंड फ्लो इस वाले असाइनमेंट से समझ में आ जाता है। ठीक है ना? तो यही मैंने आपको बताया था कि भाई जो पैरामीटर भेज रहे हैं वही पैरामीटर रिटर्न में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये सबसे पहला टेस्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा और देख लेता हूं कि एक पैरामीटर और मैं यहाँ पर ले लेता हूं। मान लीजिए यहाँ पर मैं एड्रेस ले लेता हूं, एडीडीआर एड्रेस, और यहाँ पर मैंने ले लिया एड्रेस नीमच। ठीक है ना? अब मैं हिट करता हूँ, क्या ये नीमच यहाँ पर आ जाएगा? आ गया ना? इसका प्रूफ हो गया कि सर जो पैरामीटर आप दोगे वो कोई रिटर्न हो रहा है। तो दिस इज द स्टेप फर्स्ट। अब हमें यहाँ पर करनी है, ये हिट हुआ, यहाँ यहाँ पर हम गए पर्टिकुलर, यहाँ पर हम गए। ठीक है ना? ये हमारा पर्टिकुलर कोड था, है ना? हमने यहाँ पर टाइप दिया था। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये टाइपस्क्रिप्ट की फाइल है तो वेरिएबल के साथ उसका जो पैरामीटर है क्या वो ऑप्शनल है कि मैंडेटरी है?
ऑप्शनल है, इसका मतलब करके देखते हैं। ये रिक्वेस्ट क्या है, अभी अभी 5 मिनट पहले बताया, ये वेरिएबल है, वेरिएबल कॉलर टाइप। अरे भाई फॉर्मूला याद रख लो, तुम्हें कितनी बार बताऊं मैं, ये तुम्हें ये बता रखा है ना, वेरिएबल कॉलर टाइप। कॉलन टाइप इज ऑप्शनल टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। अगर ये आप हटा दोगे तो वो किस टाइप का टाइप डिफाइन कर देगा, वो ऑटोमेटिक। दैट इज टेक्निकली कॉल्ड टाइप इन्फेरेंस। ठीक है ना, चीजों को समझो। इसका मतलब ये कॉलन के बाद जो रिक्वेस्ट लिखा हुआ है, अगर मैं इसको हटा दूं तो ये देखो एरर देने लग गया। अब ये हटाना है कि नहीं हटाना है, इसकी सारी सेटिंग किधर दे रखी है, टीएस कॉन्फ़िग में दे रखी है। उसको टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर को कितना स्ट्रिक्ट बनाना है, कितना उसको लूज रखना है, उसकी सारी सेटिंगें कहाँ डिफाइन करेंगे अपन, टीएस कॉन्फ़िग के अंदर। तो देखो अभी कुछ ना कुछ इसमें ऐसा लिखा हुआ है जिससे कि मेरा वो मैं हटा रहा हूँ फिर भी वो एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। मगर उधर नोड.जेएस वाले कोड में अभी मैं हटा रहा था और उसको रन कर रहा था तो भी कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। ये सारी चीजें किसका खेल है, टाइपस्क्रिप्ट की सेटिंग्स का खेल है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन का खेल है। समझ में आ रहा है ना, तो किस चीज के लिए क्या लिखना है वो हम धीरे 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 देखेंगे। अभी आप देखोगे यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर भी करके देख लेते हैं यार, रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखते हैं। कोई दिक्कत, रिस्पॉन्स अभी भी आ गया कि नहीं आ गया, क्या प्रोजेक्ट फेल हुआ अपना, नहीं फेल हुआ, भले ये यहाँ पर एरर बता रहा है। ठीक है ना, तो यहां पर आप देखो एक चीज लिखी हुई है, इम्प्लिसिटली हैज एनी टाइप, इम्प्लिसिटली हैज एनी टाइप। इम्प्लिसिटली मतलब ऑटोमेटिक, एक्सप्लिसिट मतलब आप खुद डिफाइन कर रहे हो, और इम्प्लिसिट मतलब ऑटोमेटिक। तो टाइपस्क्रिप्ट ने ऑटोमेटिकली, अगर टाइपस्क्रिप्ट को किसी वेरिएबल का टाइप समझ में नहीं आएगा तो वो किस टाइप का वेरिएबल असाइन कर देगा, एनी। ये देखो ना, ये एनी, ये इसकी जगह मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, कॉलर एनी भी लिख सकता हूं। ठीक है ना, सो यहां पर मैं गया टाइप कॉलन, यहाँ पर एनी टाइप डेटा टाइप यहाँ पर हम ले, इसको मत लेना आप, बट यहाँ पर आप देखो ये किस टाइप का डेटा टाइप असाइन कर देगा, एनी टाइप ऑफ डेटा टाइप। ठीक है ना, एनी टाइप। तो टाइप स्क्रिप्ट में यहाँ पर हम देखते हैं कहीं पर हमें एनी मिल जाए, ANY एनी, सो ANY एनी, सो एनी में सर्च कर रहा हूँ, SQL एनी, टाइप स्क्रिप्ट में एनी 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 नहीं मिला। चैट से पूछ लेते हैं भाई, क्या टाइप स्क्रिप्ट में एनी टाइप का डिफाइन है कि नहीं है। ठीक है ना, टाइप स्क्रिप्ट में हम गए और टाइप स्क्रिप्ट एनी टाइप एग्जाम्पल। ठीक है ना, तो टाइप स्क्रिप्ट में मैं किसको समझने का कोशिश कर रहा हूं, एनी टाइप को। ये देखो, लेट वैल्यू कॉलर एनी, समझ में आया। सो यहां पर हम गए, सो यहां पर एक और वेरिएबल हो सकता है किस टाइप का, लेट वेरिएबल कॉलर, वेरिएबल कॉलर एनी। तुरंत इस एनी को समझने के लिए अपन किधर चले जाओ, टाइपस्क्रिप्ट प्लेग्राउंड में, टाइपस्क्रिप्ट प्लेग्राउंड में चले जाओ, इधर हम कर लेते हैं। ठीक है ना, यहां पर हम गए, लेट एक्स, अगर मुझे एक्स का वो पता नहीं है कि इसमें किस टाइप की वैल्यू आएगी आगे चल के नीचे कोड में, तो मेरे को नहीं कंफर्म हूं, तो डेवलपर क्या करेगा, एनी करेगा। लेट वाई, अगर उसको ये नहीं पता है डेवलपर को कि इस वाई में किस टाइप की वैल्यू आगे चल के स्टोर होगी, अगर वो कंफर्म नहीं है तो डेवलपर क्या लेके चलेगा, एनी लेके चलेगा। सो एनी इज अ टाइप, इज अ जेनेरिक टाइप, है ना। एंड देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन इनिशियलाइज सम वैल्यूज y20 and console log, so console.log, and I can run x plus y, and if I run the code, you can see there is no error along with the final output। समझ में आ रहा है। तो आप किसी भी वेरिएबल का एक जेनेरिक टाइप बताओ, जिसमें इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि टाइपस्क्रिप्ट में ऐसा कौन सा टाइप है जिसमें आप किसी भी टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हो, दैट इज एनी टाइप, वेरिएबल कॉलर एनी। समझ में आया। ये हमने यहां पर किया। अब यही कोड में आप देखो, ये रिक्वेस्ट का मैंने कॉलन वो हटा दिया, तो ये एरर दे रहा है और क्या बोल रहा है, पैरामीटर रिक्वेस्ट इम्प्लिसिटली हैज एनी टाइप। समझ में आ गया ना। तो अगर आप इसका टाइप डिफाइन नहीं करोगे तो वो इंटरनली क्या इसको ले लेगा, एनी ले लेगा। मगर आप खुद मैनुअली जाके लिखोगे तो शायद ये एरर दे या चल जाए, नहीं चल जाए, एवरीथिंग। आई एम अ प्रैक्टिकल गाय, मैं है ना प्रैक्टिकल बंदा हूं।
चीज आप कर करके देखो कि भाई यार ये ऐसा बोल रहा है तो ऐसा अपने को करना है। यहाँ पर आप जाओ, हिट करो, शायद कोड फेल तो नहीं हो रहा है, कोड फेल नहीं हो रहा है, फिर भी सब कुछ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम स्टैंडर्ड के हिसाब से ही चलेंगे कि यार जो दिया हुआ है उसके हिसाब से ही हम चले। तो नेक्स्ट जेएस में गए हम, इसमें गए राउट हैंडलर्स में, राउट हैंडलर्स में हम गए, हम हमारी एपीआई बना रहे थे। और फाइनली इन द फॉर्मल आर्गुमेंट वी हैव अ कॉलन रिक्वेस्ट टाइप, ठीक है ना। तो किस टाइप का है ये, कॉलन रिक्वेस्ट टाइप का है। ये हुआ, ये पेलोड हुआ। अब मुझे क्या करना है पर्टिकुलर, मुझे पर्टिकुलर क्या करना है, मुझे इस पेलोड से मुझे अपना अपना एक इंसर्ट करना है, ठीक है ना। इंसर्ट द यूजर, इंसर्ट द यूजर, ठीक है ना। ये इस नाम का मुझे यूजर इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले उसका पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड अब हम वैलिडेशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके वैलिडेशन करेंगे कि इसका पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच होना चाहिए, तभी तो आप डाटाबेस में एंट्री करोगे। तो फर्स्ट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पर ये जो कोड है ये हमारा सर्वर साइड का कोड है। यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या आ जाएगी, वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन, ठीक है ना। आने वाले डाटा का हम क्या करेंगे, वैलिडेशन करेंगे। मान लो आप पासवर्ड भेज रहे हो 123 और कंफर्म पासवर्ड भेज रहे हो 456, और ये डाटा आपके पास सर्वर पर आ ही रहा है, तो क्या डायरेक्ट एंट्री मार दोगे डेटाबेस में, नहीं मारोगे ना। आप सबसे पहले दोनों वैल्यूज को कंपेयर करवाओगे, आप डाटा को वैलिडेट करोगे ना कि भाई डाटा आ रहा है कि सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। मान लो किसी ने यहाँ ईमेल एड्रेस डालने के लिए बोला और किसी ने @ ही हटा दिया, anil@gmail.com, is it a valid email address? No, every email address have a @ पता है ना। तो भाई डाटा डालने वाला कुछ भी अगर डाल देगा तो क्या आप उसको एज इट इज डीबी में डाल दोगे क्या, नहीं। डीबी में डालने से पहले किस प्रोसेस को हमें फॉलो करना पड़ता है, डेटा वैलिडेशन। किसी से आप नाम पूछ रहे हो और उसने डाल दिया 123, तो क्या 123 किसी का नेम होता है क्या, नहीं होता है भाई। तो आप ये ऐसे बेसिक बेसिक वैलिडेशन अपने को लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। समझ में आया। तो नेम और सरनेम में नंबर्स अलाउड नहीं रहेंगे, ये वैलिडेशन हो गया। पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड का एग्जैक्ट मैच होना जरूरी है। ईमेल एड्रेस में क्या होना जरूरी है भाई, @ होना जरूरी है। सो दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ वैलिडेशन। सो डाटा को डाटाबेस में डालने से पहले यहाँ पर सारा डाटा आपका पेलोड में आ रहा है, तो कंसोल लॉग भी आपने करवा रखा है, मगर आप डायरेक्टली डीबी में नहीं डाल सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू वैलिडेशंस, ठीक है ना। सो सारे वैलिडेशंस हम वन बाय वन करते हैं, ठीक है ना। सो सो यहां पर हमने किया, हम कंडीशंस लगाएंगे, है ना। कंडीशंस लगाओगे ना कि अगर ऐसा हुआ तो ये करो, और अगर ऐसा हुआ तो ये करो, ये करो, ठीक है ना। सो मैं कंडीशंस हम जावास्क्रिप्ट में कैसे लगाएंगे, इफ एल्स के थ्रू आप लगाओगे डेफिनेटली। तो जावास्क्रिप्ट में गए और आप कंडीशंस लगाओगे, इफ कंडीशंस, कंडीशन स्टेटमेंट। तो पहली बेसिक कंडीशंस आप कैसे लगाओगे, इफ एल्स वाली। तो चलो पहली बेसिक कंडीशन हम कौन सी देख लेते हैं, हम पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड की वैलिडेशन कर लेते हैं। सो वी हैव अ पेलोड, पेलोड डॉट पास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कंसोल लॉग एवरीथिंग, कंसोल लॉग भाई एक एक चीजों को कंसोल लॉग करना है। पेलोड डॉट, देखो ना ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी को पकड़ना है, तो ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी फॉर्मूला मैंने बता रखा है आपको। भाई फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या चलता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी। तो जिस चीज को कंसोल कर रखा है वो खुद ऑब्जेक्ट है, तो अंदर पास को पकड़ना है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, पेलोड डॉट पास लिखना पड़ेगा। सेव किया, इसको अभी के लिए हटाया, यहाँ पर गए सेव किया, यहाँ पर गए हिट किया, है ना। और यहाँ पर देखें, देखो पकड़ में आ गया 123, ठीक है ना। कंसोल लॉग हो गया ना, मतलब वो आप उस वैल्यू को एक्सेस कर पा रहे हैं। उसी तरीके से मैं किसको कंसोल लॉग करूंगा, सी पास को। और यहाँ पर ये मैंने किया, और ये देखो 123 123। अब यहां से मैं थोड़ा चेंज कर लूं, मेरा पासवर्ड 123 है और कंफर्म पासवर्ड 456 है। सेव किया, यहां पर गए हिट किया, उधर गए, देखो पासवर्ड तो क्या आ गया 123 और कंफर्म पासवर्ड 456, दोनों वैल्यू कंसोल पे लॉग हो रही है। क्या वैल्यू को पकड़ पा रहे हो, बिल्कुल पकड़ पा। तो क्या सिंपल में एक वैलिडेशन नहीं लगा सकता हूँ क्या। अब यहाँ पर इन इन दोनों का मुझे फिर से इनका टाइप चेक कर लो, ठीक है ना। इसका चेक द डेटा टाइप, डेटा टाइप जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप वेरिएबल्स का कैसे चेक करते हैं, जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स का वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल आ रहा है उसका डेटा टाइप चेक करने के लिए
कौन सा ऑपरेटर यूज करते हो? टाइप ऑफ। क्या यूज करते हैं? टाइप। इंटरव्यू में पूछेंगे भाई यहाँ पर हाउ टू चेक द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है ना, किसी भी डेटा टाइप का वेरिएबल कैसे चेक करोगे भाई? इंटरव्यू में पूछ लेंगे तो तुम इतनी इज्जत रख लेना कि मैं बता चुका हूं, मैं बता रहा हूं, डेली बताता हूं हर छोटी छोटी चीजें। सो यहाँ पर आपको अगर इसका वो चेक करना है तो जावास्क्रिप्ट में हमारे पास टाइप ऑफ होता है। ठीक है ना, यहाँ पर आप देखोगे ना डाटा टाइप में टाइप ऑफ, यहाँ पर आपको जाना है, क्या लिखना है? टाइप ऑफ। क्या लिखोगे? टाइप ऑफ। तो जावास्क्रिप्ट टाइप ऑफ। सो व्हाट इज जावास्क्रिप्ट टाइप ऑफ? इट इज अ ऑपरेटर which is used to check the data type of a variable, है ना। तो मेरे पास ये जो पास आ रहा है 1 2 3, ये 1 2 3 जो आ रहा है ये स्ट्रिंग है कि नंबर है? आई वॉन्ट टू मेक श्योर, क्योंकि 1 2 3 आ रहा है मतलब श्योर है कि दो चीजें हो सकती है, या तो वो नंबर होगा या फिर स्ट्रिंग। बुलियन का तो सवाल ही नहीं है, बुलियन में तो ट्रू और फॉल्स होगा। मगर अगर 1 2 3 आ रहा है तो भाई या तो वो स्ट्रिंग वाला 1 2 3 होगा या फिर नंबर वाला नंबर होगा। तो श्योर, आपको श्योर करना है तो फिर आपको कौन सा ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा? टाइप ऑफ। सो टाइप ऑफ स्पेस, सो ये हुआ। सो यहां पर मैं इन दोनों के टाइप ऑफ ले लेता हूं फिर से। कंसोल लॉग, हर चीज कंसोल लॉग करवानी पड़ेगी भाई। सो यहां पर मैंने क्या किया? टाइप ऑफ स्पेस, ये हो गया। इसी के जस्ट पड़ोस में टाइप ऑफ स्पेस। समझ में आया? अब यहां से हिट करते हैं, चलो। समझ में आ गया? स्ट्रिंग, और दिमाग में बिठा लेना पोस्टमैन से आने वाली हर चीज स्ट्रिंग है। अब मैं यहाँ पर पासवर्ड को यहाँ पर मान लीजिए, ऑब्वियसली स्ट्रिंग ही है ना, क्योंकि आपने सर पास को भेजा ही डबल कोट्स में है, तो सर्वर पे भी कैसे रिसीव हो रहा है? स्ट्रिंग में। अगर यहां से मैं डायरेक्ट ऐसे भेज दूं, मान लो ये मैंने डायरेक्ट ऐसे भेज दिया, तो बताओ पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड को पोस्टमैन से मैं एज अ स्ट्रिंग भेज रहा हूँ कि एज अ नंबर भेज रहा हूँ? है ना, क्योंकि मैंने डबल कोट्स हटा दिए। अब ये इसको मैंने हिट किया और वहां जाके चेक करेंगे, देखो ये नंबर आ गया। समझ में आ गया? तो वो आप चेक कर लेना कि भाई सर मैं तो स्ट्रिंग में भेजूंगा तो स्ट्रिंग के हिसाब से लॉजिक लगाना है वहां पर। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, जनरली मैं सारे पैरामीटर्स को स्ट्रिंग करके भेजता हूँ, और यहाँ से हम इसको ये किया मैंने, ये स्ट्रिंग स्ट्रिंग हो गए। अब स्ट्रिंग स्ट्रिंग हो गए तो इन डाटा को फर्दर मुझे मैं चेक करवा सकता हूँ, इन डाटा को मैं फर्दर चेक करवा सकता हूँ। ठीक है ना, सो इन डाटा को मैं फर्दर चेक करवा सकता हूँ। लेट पी इज इक्वल टू, ये पूरा के पूरा मैंने इस वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। ठीक है ना, लेट सी पी इज इक्वल टू पी। पी समझ गए ना, व्हाट इज पी? पासवर्ड। व्हाट इज सीपी? कंफर्म पासवर्ड। व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम जस्ट ओनली स्टोरिंग दिस इनटू अ वेरिएबल्स। तो ये मैंने यहाँ पर सेव कर लिया, ये मैंने पी कर लिया और इसको सीपी कर लिया। ठीक है ना, ये एरर देने लग गया कि भाई है ही नहीं। यहाँ पर मैं कॉलन ए नहीं ले लेता हूँ, या नी भी लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो आगे हम चलेंगे। ठीक है ना, तो अब इस पी को अगर मैं इसका टाइप चेक करूँ तो इसका टाइप भी स्ट्रिंग ही आएगा, क्योंकि यहाँ से मैंने स्ट्रिंग भेज रखा है। तो भाई स्ट्रिंग को अगर नंबर में कन्वर्ट करना है, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टाइप कास्टिंग बोलते हैं। एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टाइप कास्टिंग बोलते हैं भाई। ठीक है ना, सो इस पूरे को कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया। दिस इज स्ट्रिंग, दिस इज नंबर, दिस इज स्ट्रिंग। एक एक चीजें मैं बिल्कुल क्लियर कर करके बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना, तो समझ में आया? तो मुझे टाइप कास्टिंग यूज करना पड़ेगा, तो टाइप कास्टिंग के लिए हमें इनको, टाइप कास्टिंग के लिए हमें पार्सेंट करना है। ठीक है ना, सो यहाँ पर आप टाइप कास्टिंग आप देखेंगे, सो टाइप कास्टिंग। ठीक है, अगर कोई चीज नहीं मिले जावास्क्रिप्ट में तो आप सर्च कर सकते हैं, आप टाइप कास्ट। ठीक है ना, टाइप कास्ट आपने लिखा, सो पाइथन टाइप कास्टिंग, जावा टाइप कास्टिंग, टाइप स्क्रिप्ट कास्टिंग, और जावा टाइप कन्वर्जन। तो ये टॉपिक किसका है? टाइप कास्टिंग या फिर टाइप कन्वर्जन। सो टाइप कास्टिंग को ही टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर टाइप कास्टिंग को ही टाइप कन्वर्जन बोलते हैं, टाइप कन्वर्जन।
ठीक है ना, एक ही बात है, अलग अलग नहीं है, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग को अगर आपको नंबर में चेंज करना है, वो भी क्या है, टाइप कन्वर्जन ही है। नंबर को आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, वो भी क्या है, टाइप कन्वर्ट, क्योंकि आप एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप को चेंज कर रहे हो। सो अगेन वहां पर इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट मतलब ऑटोमेटिक और एक्सप्लिसिट मतलब मैनुअली, ये वही चीजें हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें हमें उनको करने के लिए हमें यहाँ पर पार्स करना पड़ेगा, ठीक है ना, है ना, पार्स हमें करना पड़ेगा। सो यहाँ पर मैंने उसको, अब देखो ना, यहाँ पर हम कुछ गलत डायरेक्शन में चले गए, क्योंकि ये तो पासवर्ड है ना, पासवर्ड का नंबर वंबर से कोई लेना देना नहीं है, जो आ रहा है एज इट इज डीबी में डालना है, हमें तो उन दोनों की वैल्यू को नॉर्मल कंपेयर करवाना है, नॉर्मल स्ट्रिक्ट कंपैरिजन नहीं करना है अपने को। सो ये टाइप कन्वर्जन हमें करने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पर ये हो गया। अब मैं सिंपल सा कंडीशन लगा सकता हूँ, इफ p इज इक्वल टू cp, देन यहाँ पर मैं कंसोल लॉग करवा दूंगा, कंसोल डॉट लॉग करवा दूंगा, क्या करवा दूंगा, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड इज सेम, ठीक है ना, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड आर सेम। अब हिट किया, मैंने हिट किया, टर्मिनल पर गए, एक एक चीजें कंसोल लॉग करवाई, और यहाँ से मैंने हिट किया, देखो मैसेज आया कि आप पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड आर सेम, नहीं आया, क्यों नहीं है, क्योंकि सेम है ही नहीं, तो कंडीशन ट्रू होगी नहीं। अब दोनों की कंडीशन अगर आपको ट्रू करवानी है कि दोनों की वैल्यू सेम देनी पड़ेगी, पासवर्ड भी 123 और कंफर्म पासवर्ड भी 123, तब दोनों नंबरों, जब दोनों का कंपैरिजन होगा दोनों सेम निकलेगी, और आप किस ब्लॉक में आ जाओगे, इफ वाले ब्लॉक में। अगर यहाँ पर कंडीशन ट्रू हुई तो अपन किधर आएंगे, ट्रू वाले ब्लॉक में आएंगे, ठीक है ना। तो ये सब एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको ट्रू फॉल्स कंडीशन चेकिंग ये सब डे टू डे का हैबिट होना चाहिए। देखो पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड इज सेम आ गया, ठीक है ना, अब पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड इज सेम, ठीक है ना। सो अगर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड अगर सेम है, और अगर नहीं है तो अपने को यहाँ पर एक एरर देंगे, एक एरर देंगे, कौन सा एरर देंगे यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर हम यही रिस्पॉन्स देंगे, रिटर्न वाला रिस्पॉन्स दे देंगे, और यही रिटर्न वाला रिस्पॉन्स हम यहाँ पर दे देंगे, ठीक है ना, रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन, और ये पेलोड आ गया, इसमें आगे बढ़ेंगे, और इसमें हम दे देंगे, हम दे देंगे मैसेज कॉलन, जो भी हमारा मैसेज है, जो भी मैसेज है हमारा, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डजंट मैच, ठीक है ना। ये देखो मैंने ये दे दिया। अब यहाँ पर आप देखना, अगर 123 दिया, 123 दिया तो सर यहाँ पर क्या मैसेज आया, ये आ गया। अगर यहाँ पर मेरा 12345 दे दिया मैंने, तो मेरा यहाँ से रिस्पॉन्स क्या आ गया, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डजंट मैच। तो वो इफ वाले ब्लॉक में जाएगा कि एल्स में जाएगा, कंडीशन ट्रू होगी तो ऊपर जाएगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो नीचे आएगा, ठीक है ना। तो ये बेसिक बेसिक वैलिडेशन हमने लगा है, ठीक है ना। इसमें आप ये अभी 200 दे रखा है, इसमें आप स्टेटस देख के भी काम करवा सकते हो कि यार अगर कोई वैलिडेशन एरर आए तो 200 मत दो, कुछ और दे दो। ये सब आप डेवलपर हो, आपके कंट्रोल में, अभी मैं सिंपल लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद आप आगे बढ़े, इसी इफ ब्लॉक में आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। अब आप क्या चेक करवाओगे, अब आप क्या चेक करवाओगे कि ईमेल के अंदर @ है कि नहीं, ठीक है ना। अगर ईमेल के अंदर @ अगर नहीं मिला और एक डॉट नहीं मिला, ईमेल के लिए क्या मैंडेटरी है, @ होना चाहिए, एक @ होना चाहिए, और कम से कम एक डॉट होना चाहिए। अगर मान लो अनिल @gmail तो है, मगर डॉट खा गया मैं, तो भाई ये भी क्या है, एक एरर है, ये भी एक इनवैलिड डाटा है, इट इज नॉट एन ईमेल एड्रेस। सो एनी ईमेल एड्रेस मस्ट हैव @ एंड एटलीस्ट वन @ एंड एटलीस्ट वन डॉट, समझ में आया ना। तो दिस इज द मेन लॉजिक। सो हम अपनी स्ट्रिंग में एक @ के लिए चेक करेंगे और एटलीस्ट एक डॉट के लिए चेक करेंगे, वही हमें यहाँ पर चेक करवाना है। तो अगली स्ट्रिंग में हम यहाँ पर चेक करेंगे, तो कंडीशन हमें ये चेक करवानी है कि जो पेलोड डॉट ईमेल है, जो पेलोड डॉट ईमेल है, जो पेलोड डॉट ईमेल है, क्योंकि ये भेजा है ईमेल है, इट शुड कंटेन, ठीक है ना। सो ये मैं यहाँ पर गया, और एटलीस्ट यहाँ पर हम चैट पर गए, और यहाँ पर मैंने बोला कि पेलोड डॉट ईमेल मस्ट हैव एटलीस्ट वन @ एंड वन
डॉट, ठीक है ना। तो मैंने उसको जीपीटी को बोला कि यार मैं जावास्क्रिप्ट में काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो बेसिकली मुझे क्या करना है। तो यहाँ पर इसने बताया कि बेसिकली आप कुछ इस तरीके का वैलिडेशन लगा सकते हो कि उस ईमेल के अंदर आप इंक्लूड्स नाम की एक मेथड होती है जावास्क्रिप्ट में। तो अब आप जावास्क्रिप्ट में गए और इंक्लूड नाम की मेथड पर आप रिसर्च करेंगे, ठीक है ना। किस नाम की? इंक्लूड नाम की मेथड पर रिसर्च करते हैं। सो इंक्लूड इंक्लूड पीएचपी इंक्लूड, यहाँ पर हमें किसको देखना है? इंक्लूड नाम की मेथड को देखते हैं, ठीक है ना, जावास्क्रिप्ट। अब इसमें जावास्क्रिप्ट की इंक्लूड मेथड यहाँ नहीं है, ठीक है ना। तो फिर भी हम इस को देखते हैं। इंक्लूड्स क्या लिखना है? इंक्लूड्स लिखना है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा इंक्लूड्स और इंटर किया, जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग इंक्लूड मेथड। यहाँ पर हम गए जावास्क्रिप्ट के अंदर और हमें मेथड्स कौन सी देखनी है, मेथड के एग्जांपल कौन से देखने हैं? स्ट्रिंग के देखने हैं। स्ट्रिंग 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 जावास्क्रिप्ट, ये रहा स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में हमें मिल जाएगी स्ट्रिंग मेथड, और स्ट्रिंग मेथड में यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें मिल जाएगी ये। हालांकि W3C पे यूं मत सोचना कि W3C में सब कुछ मिल जाएगा, उन्होंने मेन मेन चीजें दे रखी है। अब W3C में स्ट्रिंग वाली मेथड्स यहाँ इंक्लूड नहीं दे रखी है। देखो रिप्लेस दे रखी है, ये दे रखी है, मगर वो नहीं दे रखी है। इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें उसको कंफर्म करना पड़ेगा। सो ये इंक्लूड्स मैंने किया। तो इस मैं जेएस प्लेग्राउंड में गया, है ना, जेएस प्लेग्राउंड में मैं गया, जेएस प्लेग्राउंड में गया, ठीक है ना। कोड को ऐसे एक एक चीजों को डीबग कर करके समझ के कि भाई इससे ये होगा, इससे इफ में घुसे या एल्स में गए, बहुत मेहनत करना पड़ेगा एक एक छोटे छोटे लॉजिक पे। यूं नहीं है कि बस चैट का लिया ना, कॉपी पेस्ट कर दिया ना, खुद नहीं समझ रहे हो कि भैया वो कोड क्या काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? सो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया, फॉर एग्जांपल लेट ईमेल इज इक्वल टू, समझना, ये anil@gmail.com, मैंने ये वेरिएबल लिया। अब ईमेल डॉट इंक्लूड्स, और यहां पर मैं इसको कंसोल लॉग करवा लूं, कंसोल डॉट लॉग करवा लूं, तो देखो वो मेरे को क्या रिटर्न कर रहा है? ट्रू। क्या anil@gmail.com में @ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? @ इंक्लूड है कि नहीं है? तो उसका ये इंक्लूड फंक्शन जवाब किस में दे रहा है? बूलियन वैल्यू में। यह तो ट्रू देगा या फिर फॉल्स देगा, समझना। अब anil@gmail.com में मैंने हटा दिया, तो उसने मेरे को जवाब किस में दिया? फॉल्स में दिया। समझ में आया? सो दिस इज द मेन लॉजिक। इन अ स्ट्रिंग यू वांट टू चेक अ कैरेक्टर, व्हाट मेथड यू यूज इन जावास्क्रिप्ट? वी विल यूज इंक्लूड्स, है ना, एंड दैट इंक्लूड्स मेथड विल गिव आंसर इन ट्रू और फॉल्स। इफ द कैरेक्टर ये जो सिंगल जो अल्फाबेट है ना, इसको लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कैरेक्टर। अगर वो कैरेक्टर अवेलेबल है स्ट्रिंग में, तो वो डाटा अपने को किस में देगा? उसमें ट्रू में देगा। तो समझ में आ गया बेसिक फंडा। अब इसी में मैंने इसी को यहाँ पर फिर से मैंने यहाँ पर ले लिया एक और। अब @ की जगह मेरे को क्या चेक करना है? डॉट चेक करना है। तो भाई anil@gmail.com, anil@gmail.com, इज इट अ वैलिड ईमेल एड्रेस? भाई कोड को भूल जाओ, anil@gmail.com सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है सर, @ मिल रहा है और डॉट भी मिल रहा है। मगर मैं बोलूं anil@gmail.com, इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि आपको पता है भाई हर ईमेल एड्रेस में क्या होता है, कम से कम एक @ होता है, और हर ईमेल एड्रेस में कम से कम एक डॉट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो बस इसी के कॉम्बिनेशन से दोनों कंडीशनें ट्रू होगी तो ही मैं आगे बढ़ूंगा। ट्रू ट्रू, तो ये कंडीशन आगे बढ़ेगी। तो बस यही लॉजिक तो हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो payload.email includes if it is contained @ and payload.email.includes is a method and it contain a period dot को period भी बोलते हैं ना, it contain a dot, then the entire condition will be true. So इसको पूरे को मैं नोटपैड में आपको समझा दूं अच्छी तरीके से। तो भाई ये स्टेटमेंट मैंने लिखा, ये एक्सप्रेशन मैंने लिखा। अगर मेरा जो ईमेल एड्रेस है, अगर वो उसमें @ होगा तो ये एक्सप्रेशन किस में आएगा? और एंड ये पूरा एक्सप्रेशन में भी अगर डॉट मिल गया तो ये भी क्या आएगा? ट्रू एंड ट्रू, ट्रू एंड ट्रू। इसका आंसर क्या होगा? ये चीज समझने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट में जाना पड़ेगा, किधर? अपने को ऑपरेटर्स में।
ठीक है ना। तो ट्रू एंड ट्रू का रिजल्ट क्या होता है उसका चीज समझने के लिए वो आपको ऑपरेटर्स में जाना पड़ेगा। सो वी हैव अ सेक्शन कॉल्ड ऑपरेटर्स एंड वी हैव अ सेक्शन कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है ना। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में आप गए, जावास्क्रिप्ट के लॉजिकल ऑपरेटर्स में आप गए, ठीक है ना। यहाँ पर आप नीचे जाना, ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर, ठीक है ना, ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स में आप गए, ठीक है ना। ये एंड ऑपरेटर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी दो वैल्यू का अगर एंड ऑपरेटर आप निकालें तो उसके दोनों कंडीशन अगर ट्रू होगी, यहाँ पर आप लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट इमेजेस में गए और आप कंडीशन ये वाली टेबल देखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है ना। ये दो M% कौन सा ऑपरेटर है, लॉजिकल एंड, ठीक है ना। तो पहली कंडीशन देखो, अगर पहला ऑपरेंड अगर ट्रू है और दूसरा ऑपरेंड भी ट्रू है तो रिजल्ट क्या बनेगा, ट्रू बनेगा। इस शीट को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट शीट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पहला वाला एंड के लेफ्ट वाला अगर ट्रू है, एंड के राइट वाला ट्रू है, तो भाई ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। ये देखो ना, ये इस शीट को याद कर लेना, दिमाग में बिठा लेना, ये है ना, ये शीट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर लेफ्ट वाला भी ट्रू है और राइट वाला भी ट्रू हो रहा है तो आपका रिजल्ट क्या बनेगा, ट्रू बनेगा। तो यहाँ पर ये देखो नोटपैड में, ये लेफ्ट वाला भी ट्रू बन गया, राइट वाला भी ट्रू बन गया, तो मेरा फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा, ट्रू बनेगा। ट्रू बनेगा तो मैं किस में आऊंगा, इफ में आऊंगा कि एल्स में आऊंगा, इफ में आऊंगा। पता होना चाहिए आपको बेसिक बेसिक चीजें, ठीक है ना। सो दिस इज द ओवरऑल थिंग एंड ये हमने किया, ये हमने किया, और यहाँ पर हमने उसको ये किया, और अगर वो नहीं हुआ तो मैं इफ एल्स कर दूंगा, ठीक है ना। तो अगर वो हमारा रिजल्ट हुआ तो हम आगे बढ़ जाएंगे, और नहीं हुआ तो मैं फिर से रिस्पॉन्स दे दूंगा, कौन सा, ये वाला रिस्पॉन्स दे दूंगा, मैसेज, और मैं क्या बोलूंगा, इनवैलिड ईमेल एड्रेस, इनवैलिड ईमेल एड्रेस, सही है कि नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़े, यहाँ पर आए, anil@gmail.com, वैलिड है कि इनवैलिड है, इनवैलिड है, रिस्पॉन्स क्या आएगा, अच्छा पासवर्ड। अब वो आगे बढ़ाने के लिए पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड सेम लिखने पड़ेंगे, तभी तो फ्लो में आगे बढ़ेगा वो। ये देखो, इनवैलिड ईमेल एड्रेस, anil@gmail.com, इज इट अ वैलिड ईमेल एड्रेस, नहीं, क्योंकि डॉट है ही नहीं इसमें। अब आप anil@gmail.com लिखोगे तो देखो आपको अपना डाटा मिल गया, मतलब आप फ्लो में आगे बढ़ पा रहे हैं, फ्लो में आगे हम मूव ऑन कर पा रहे हैं। और बीच में अगर जैसे जैसे लॉजिक फेल होते जाएंगे वैसे वैसे वो रिस्पॉन्स हमें मिलते जा रहा है, ठीक है ना। अब अनिल एट द रेट हटा दिया, anil@gmail.com, इज इट अ वैलिड ईमेल एड्रेस, मैंने जैसे सेंड करूंगा क्या बता दिया इसमें, इनवैलिड ईमेल एड्रेस। तो बात समझ में आ रही ना, कि जब भी हमारे पास पेलोड आएगा डायरेक्ट डीबी में डालना है कि सबसे पहले डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन। और ये जो वैलिडेशन है, दो टाइप के वैलिडेशन होते हैं, एक तो क्लाइंट साइड वैलिडेशन और एक सर्वर साइड वैलिडेशन, ठीक है ना। तो इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे भाई कितने टाइप्स के वैलिडेशन होते हैं, टाइप्स ऑफ वैलिडेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैलिडेशन सर, क्लाइंट साइड वैलिडेशन एंड द सेकंड वन इज सर्वर साइड वैलिडेशन, सर्वर साइड वैलिडेशन। मैं जो सिखा रहा हूं अभी आपको, ये किस टाइप का वैलिडेशन सिखा रहा हूं अभी, सर्वर साइड का, क्योंकि डाटा आपके पास कहां आ चुका है, सर्वर पर आ चुका है, और वहां पर आप उसको डाटा को चेक कर रहे हो, तो ये कौन सा काम कर रहे हो आप, डाटा का सर्वर साइड वैलिडेशन का काम कर रहे हो। डाटा भेजने से पहले ही आप डाटा अगर वैलिडेट कर रहे हो तो वो किस टाइप का वैलिडेशन होगा, वो क्लाइंट साइड होगा। तो मैं क्लाइंट साइड वैलिडेशन भी अब मैं बताऊंगा, आगे बताऊंगा, मगर अभी अब हम वी आर वर्किंग ऑन सर्वर साइड वैलिडेशन। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ सर्वर साइड वैलिडेशन, ठीक है ना। वैलिडेशन सर्वर साइड का हमारा वैलिडेशन है, ये हमारा ईमेल भी हो गया, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड भी सही है, ईमेल भी सही है, और क्या, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ओके, फर्स्ट नेम लास्ट नेम को छोड़ो, अभी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं, मगर आप समझ लेना कि फिर आप जिस टाइप का वैलिडेशन करना है वैसे वैसे लॉजिक लगाना। अभी मेनली दो मेरे को वैलिडेशन लगाने थे कि भाई मेरा पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच होगा तभी मैं डीबी में एंट्री डालूंगा, और जो सामने वाला ईमेल एड्रेस डाल रहा है भाई वो सही होना भी चाहिए। अगर वो उसे इनवैलिड ईमेल एड्रेस डाल दिया तो उस डेटा को स्टोर करके मैं करूंगा क्या, कल को मुझे सामने वाले को मेल भेजेंगे तो मेल उसको डिलीवर होंगे क्या, नहीं होंगे भाई, ईमेल एड्रेस ही गलत पड़ा हुआ है डाटाबेस में। तो भाई डाटाबेस में एंट्री डालने से पहले आपका काम है, आपके लॉजिक का काम है वो डाटा को पूरा आप क्या कर सकें, वैलिडेट कर सकें।
ठीक है ना। तो ये सारा काम मैंने परफेक्टली यहां तक करवा दिया। अब बस फाइनली हमें क्या करना है, लेट्स स्टोर यूजर डेटा। अच्छा, दूसरा काम, एज पर द सॉफ्टवेयर, एज पर द सॉफ्टवेयर वी ऑल्सो नीड टू चेक द रोल टाइप। अगर किसी ने यहां पर एडमिन लिख के एंट्री मार दी और आप यहां वैलिडेशन चेक नहीं कर रहे हो कि भाई रोल टाइप में सिर्फ दो ही वैल्यू पॉसिबल है, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर, अगर एडमिन और कुछ और आया तो तुरंत अपने को रिजेक्ट मारना है, मतलब रिस्पॉन्स में एरर देना है कि भैया रोल यही पॉसिबल है आपके। तो ये वैलिडेशन भी लगाना पड़ेगा ना, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये काम, तो रोल वैलिडेशन भी करना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक रजिस्ट्रेशन से कौन दो लोग आ सकते हैं आपके सिस्टम पर साइन अप करने के लिए, या तो इंपोर्टर आएगा या एक्सपोर्टर आएगा। तो पब्लिक एपीआई जो आप बना रहे हो उसमें आप रोल टाइप को स्ट्रिक्टली चेक करना है कि भाई इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, या तो ये हो या तो ये हो, ठीक है ना। सो अगेन यहां पर अपने को क्या चेक करना है, रोल टाइप। सो लेट्स ऑल्सो चेक द रोल टाइप। सो अगेन आई विल टेक अनदर इफ एल्स। तो पेलोड डॉट रोल टाइप, पेलोड डॉट रोल टाइप if it is equal to what, importer, और ये दो दो लाइंस जो मैंने पाइप, इनको पाइप सिंबल बोलते हैं, ये जो खड़ी लाइनें मैंने खींची है ना, इसको सॉफ्टवेयर में क्या बोलते हैं अपन, पाइप सिंबल, है ना। सो दिस इज द पाइप सिंबल, दो पाइप सिंबल हमारा अगेन ये लॉजिकल और ऑपरेटर। तो अभी मैंने आपको कौन सा सिखाया, 2m% मतलब लॉजिकल एंड। अब आपको देखते हैं लॉजिकल और ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट वॉटएवर। इमेजेस में जाओ, सेम टू सेम वो के वही इमेज, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स में आ गया ये वाला, ठीक है ना। फिर से मैं राइट क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूं, तो ये दोनों को अपन समझते हैं, ठीक है। तो लॉजिकल और ऑपरेटर में अगर लेफ्ट वाला को दोनों में से कोई एक भी ट्रू हुआ तो आउटपुट क्या होगा, ट्रू। तो लेफ्ट वाला ट्रू है, राइट वाला ट्रू है, तब भी आउटपुट ट्रू। लेफ्ट वाला ट्रू है, राइट वाला फॉल्स है, तब भी आउटपुट ट्रू। लेफ्ट वाला फॉल्स है, राइट वाला ट्रू है, तब भी आउटपुट ट्रू। तो और ऑपरेटर में क्या होगा, लेफ्ट या राइट में से दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू हुआ तो आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। सो ये ऑपरेशन से, ये लॉजिकल ऑपरेशन से हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ये समझना पड़ेगा, नहीं तो भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, किसी भी टाइप का सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन पाओगे आप। ये बेसिक फंडामेंटल है, यू मस्ट नीड टू नो दिस। सो यहां पर हम गए और यहां पर मैं कंडीशन लगा लूंगा, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर में बोलना चाहता हूं यह तो रोल टाइप इंपोर्टर हो, यह रोल टाइप एक्सपोर्टर हो, मैं यह बोल रहा हूं ना, यह, ठीक है ना। सो इट शुड बी अ इंपोर्टर एक्सपोर्टर, और इट शुड बी इंपोर्टर अंडरस्कोर एक्सपोर्टर, ठीक है ना। तो ये लॉजिक को मैंने इस तरीके से लगाया और इसका रिस्पॉन्स मैंने यहां पर दे दिया। आज भले ही ये हो रहा है, और यहां पर रिस्पॉन्स में मैसेज क्या दे दूंगा, इनवैलिड, ज्यादा कुछ बताना नहीं है, इनवैलिड रोल टाइप। सेव किया, ब्राउजर में गए। अब इस एपीआई पर हर कोई या तो इंपोर्टर से कर पाएगा या एक्सपोर्टर से रजिस्टर कर पाएगा। कोई भी सिस्टम को हैक करने की कोशिश करेगा, मतलब आपके सिस्टम पे कोई भी एज एन एडमिन रजिस्टर कर ही नहीं सकता है ना, क्योंकि आपने क्या लगा रखा है, प्रॉपर सर्वर साइड वैलिडेशन, ठीक है ना। आपने प्रॉपर डेटा वैलिडेशन कर रखा है। देखो क्या बोल दिया, अच्छा ईमेल एड्रेस में सही ले लेता हूं ताकि मेरा फ्लो आगे बढ़ पाए। इनवैलिड रोल टाइप, क्या आप अपने सिस्टम में एज एन एडमिन रजिस्टर कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, क्या एज अ कस्टमर केयर किसी भी टाइप के रोल पे आप सिस्टम में इनवैलिड रोल टाइप, क्या आप इंपोर्टर करके रजिस्टर कर सकते हो, क्या कर सकते हैं। ये देखो फ्लो आगे बढ़ गया। या फिर आप अपने सिस्टम में एज एन एक्सपोर्टर रजिस्टर कर सकते हैं, फ्लो एक्सपोर्टर एक मिनट, इंपोर्टर, अच्छा एक्सपोर्टर है ना। सो ये एक्सपोर्टर की स्पेलिंग मैंने यहाँ पे लिखी, एक्सपोर्टर, ठीक है ना, यही स्पेलिंग है। और ये पर्टिकुलर किया तो देखो, तो मैं एज अ रोल टाइप में यहाँ पर क्या क्या दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने और लगा के और ऑपरेटर लगा रखा है, और या तो ये या तो ये या तो ये, ठीक है ना, या तो इंपोर्टर या फिर एक्सपोर्टर या फिर इंपोर्टर एक्सपोर्टर दो। तो मेरे पास तीन कंडीशन हो गई रोल, तीन के अलावा चौथी कोई एक्सेप्ट मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो देखो मैंने एक्सपोर्टर कर लिया तो भी सिस्टम आगे बढ़ गया, है ना, डाटाबेस में फ्लो में आगे बढ़ गया एंट्री करने के। या फिर मैं इंपोर्टर अंडरस्कोर
एक्सपोर्टर करके मैं आगे बढ़ू, तब भी फ्लो आगे बढ़ गया। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई भी आपके सिस्टम पर एज एन एडमिन रजिस्टर करने की कोशिश करेगा तो वो अलाउ नहीं करेगा, क्या बोल देगा भाई इनवैलिड रोल टाइप। समझ में आ गया? बस यहाँ आने के बाद फाइनली हमें all डाटा इज वैलिडेटेड, सारा डेटा क्या हो गया, प्रॉपर वैलिडेटेड हो गया। नाउ व्हाट द फाइनल थिंग यू नीड टू डू, इट्स टू इंसर्ट द डेटा। एंड नाउ टू insert into the database, will you write a raw SQL query or you will use an ORM engine? ORM engine. We are using Prisma, so we have already Prisma client. You can see in the seeder file seed.ts हमारे पास ऑलरेडी एक प्रिज्मा क्लाइंट है, हमारे पास प्रिज्मा क्लाइंट है। तो इस प्रिज्मा क्लाइंट को हमें इंपोर्ट करना है और यहां पर हम ऐप के अंदर गए, ठीक है। ठीक है, सो यहां से हम prisma.io स्टार्ट पोस्टग्रेस, यहाँ पर हम गए और मुझे ये टाइपस्क्रिप्ट हुआ, ये हुआ पर्टिकुलर, इनिट हुआ, जनरेट हुआ और लिब के अंदर prisma.ts नाम की फाइल हमने बनाई थी ताकि हम इसको यूज कर सकें। सो मैं देख लेता हूँ लिब डायरेक्टरी मैंने यहाँ पर कहाँ बना रखी है, मैंने ऐप के अंदर बनाई क्या, एपीआई, मैंने वो लिब वाली डायरेक्टरी नहीं बनाई थी, ठीक है ना, तो हमें ये बनानी पड़ेगी, है ना, इंस्टेंशिएटिंग प्रिज्मा क्लाइंट, तो इसको मुझे करना पड़ेगा। सो लिब नाम की डायरेक्टरी बनानी है, सो लिब नाम की डायरेक्टरी बनाई हमने, लिब नाम की डायरेक्टरी बनाई, उसके अंदर मुझे क्या करना है, ये सारा मुझे सेटिंग करना है। यहाँ पर लिब नाम की डायरेक्टरी बनाई और उस लिब नाम की डायरेक्टरी के अंदर किस नाम की फाइल बनानी है, prisma.ts। भाई अपने हिसाब से चलेंगे कि जो डॉक्यूमेंटेशन दे रखा है उसके हिसाब से देख देख के करेंगे, है ना, जो डॉक्यूमेंटेशन दे रखा है उसके हिसाब से ही कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। जो सैंपल कोड दिया हुआ है एग्जैक्टली उसको मैंने कॉपी किया और उसको मैं पेस्ट करूंगा। यहाँ पर आप नीचे देखो कि इन्होंने ये कर रखा है, बेसिकली प्रिज्मा को एक्सपोर्ट कर रखा है। अब यहाँ से आप गए, देखो ये डॉट डॉट स्लैश और जनरेटेड, तो डॉट डॉट स्लैश जनरेटेड यहाँ तो मिला नहीं, इसका मतलब देखो मैं इससे एक स्टेप अगर बाहर गया तो मुझे क्या जनरेटेड नाम का फोल्डर मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। मगर मान लो अगर ये लिब डायरेक्टरी में इस ऐप के अंदर रखूं और उसके अंदर से बाहर जाऊं तो जनरेटेड मिल जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये लिब डायरेक्टरी इस ऐप के अंदर होनी चाहिए। अब देखो वो जैसे ही मैंने लिब को अंदर भेजा वो एरर चली गई, ठीक है ना। इट इज एन इंटेलिजेंस, ऊपर वाले ने मुझे थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस दे रखा है कि भाई कौन सी चीज कहाँ लिखनी है, कैसे लिखनी है, थोड़ा बहुत देख देख के हम काम कर सकते हैं। डॉट डॉट स्लैश का क्या मतलब होता है भाई, एक स्टेप बाहर जाना, फिर किसको ढूंढना, जनरेटेड नाम की डायरेक्टरी को ढूंढना। अब देखो लिब के अंदर ये प्रिज्मा पड़ी हुई है, प्रिज्मा के अगर एक स्टेप बाहर जाऊंगा तो मुझे पड़ोस में मिल जाएगी जनरेटेड, मगर ये लिब डायरेक्टरी अगर बाहर थी तो नहीं मिल रही थी, मगर जैसे ही ऐप के अंदर मैंने रखा तो उसको जनरेटेड मिल गया और जनरेटेड के अंदर उसमें क्लाइंट व्लाइंट सब मिल गया और एरर भी सारी चली गई। तो कोड को कहाँ रखना है, कैसे रखना है, कर करके देखना है, डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करना है, समझना है, ठीक है ना, लिंकिंग प्रॉपर समझना है। ये सारा मेरा परफेक्ट हो गया है। अब मुझे क्या करना है, फाइनली आई नीड टू इंपोर्ट दिस प्रिज्मा क्लाइंट। ये जो मैं यहाँ से जो एक्सपोर्ट कर रहा हूँ यही ऑब्जेक्ट मुझे अब मदद करेगा अपने डाटाबेस में एंट्री करने में, ठीक है ना। सो मैं इसमें गया और ऑल डाटा इज वैलिडेटेड एंड लेट्स स्टोर इनटू द डाटाबेस। सो यहाँ पर मैं प्रिज्मा लिखा, मैंने प्रिज्मा, तो देखो @ab lib ये एड्रेस आ गया मेरा, ऑटोमेटिकली यहां से देखो इंपोर्ट हो गया। मैंने जैसे ही लिखवा ना, मैं कंट्रोल स्पेस प्रेस करूंगा और मैंने जैसे क्लिक किया ऑटोमेटिकली उसने इंपोर्ट कर लिया। तो मेरे पास ये प्रिज्मा का ऑब्जेक्ट आ गया है और इस ऑब्जेक्ट की मदद से मैं अब अपना करंट ऑपरेशन कर सकता हूँ। आई डोंट हैव टू राइट रॉ SQL क्वेरी, इंसर्ट इनटू लिखने की मुझे जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं प्रिज्मा यूज कर रहा हूँ। प्रिज्मा एक लाइब्रेरी है जो कि मुझे क्या प्रोवाइड करता है, एक ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की कुछ मेथड्स की मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सारे करंट ऑपरेशन कर सकता हूँ। अभी मुझे क्या करना है, इंसर्ट करना है। सो ये मैं यहाँ पर जीपीटी को दिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने जीपीटी को दिया, लेट्स स्टोर इन द यूजर्स टेबल, ठीक है ना, लेट्स स्टोर इन द यूजर्स टेबल। हालांकि उसको स्कीमा के बारे में पता नहीं है बट फिर भी देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ। तो उसने यूजर को कंसिडर कर लिया,
क्योंकि आप चैट में कहीं पे भी आपने पूछा होगा ना तो वो पता कर लेता, अच्छा ये वो है, तो आपको यहाँ पर ये मिल गया। हालांकि ये स्कीमा मैंने इस चैट हिस्ट्री में, मैं इस चैट में मैंने अभी हाथों हाथ दिया क्या, नहीं दिया। वो रिमेंबर रख पा रहा है कॉन्टेक्स्ट को। चैट आपके सर्च हिस्ट्रीज को रिमेंबर करता है। आप चैट में सर्चिंग करते हो ना, आप चैट से पूछो कि भाई मैं किस टाइप का सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो आपने पहले दिन से, जिस दिन से आपने चैट पे साइन अप किया था ना, उस दिन से आप क्या क्या चीजें सर्च करते हो, उससे आपका वो बता देगा कि तुम टेक्निकल हो, तुम फ्रंट एंड इंजीनियर हो। क्योंकि आपने जिस चीज के बारे में ज्यादा सर्च किया होगा ना, उस हिसाब से वो आपका पूरा प्रोफाइल मेंटेन करके रखता है। ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं मैंने आज नहीं तो कल नहीं तो परसों मैंने यूजर का स्कीमा चैट को दिया था। ये देखो उसने तुरंत उठा लिया कि आपने, तुमने जो है ये किया था। चलो आगे बढ़ते हैं। सारी चीजें हो गई है, ये सारी चीजें हो गई है। लेट्स थिंक अबाउट मुझे ये प्रिज्मा क्लाइंट यूज कैसे करना है, उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। फाइन यूजर, चलो अभी मैं ये सारा वैलिडेट हुआ, अलाउड ये हुआ, और प्रिज्मा डॉट मॉडल डॉट क्रिएट नाम की मेथड, प्रिज्मा डॉट मॉडल डॉट क्रिएट नाम की मेथड। ठीक है ना। अभी मैं सिंपल बता रहा हूँ। सो प्रिज्मा डॉट, यहाँ पर हमें फॉर्मूला लिखना है, प्रिज्मा डॉट मॉडल डॉट क्रिएट मेथड। सो व्हाट इज द मॉडल नेम, अब आप चले जाओ यहाँ पर, व्हाट इज द मॉडल नेम, वी हैव अ यूजर मॉडल, वी हैव अ रोल मॉडल, इन विच मॉडल यू वांट टू स्टोर, मॉडल मतलब टेबल, मॉडल मतलब टेबल। सो प्रिज्मा डॉट, क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं, प्रिज्मा डॉट यूजर डॉट क्रिएट मेथड, कॉलिंग किया। अब ये जो क्रिएट मेथड कॉल करेंगे तो बेसिकली इट विल टेक सम टाइम, बिकॉज any operation if it is taking some time, I want to store into the some database, will it be an instant action or it will take some time? database में अगर कोई ऑपरेशन करोगे, कोई भी करंट ऑपरेशन कर रहे हो, इंस्टेंट कभी नहीं होता है, इट विल टेक सम टाइम। वो भले ही नैनो सेकंड लगा ले, आपकी बहुत फास्ट है, मगर फिर भी नैनो सेकंड लगेगा कि नहीं लगेगा। तो कोई भी डाटाबेस ऑपरेशन कर रहे हो विल बी अ, इट विल टेक टाइम, एंड इफ एनी ऑपरेशन इज टेकिंग टाइम वी हैव टू यूज अवेट। अब वेट, वेट का मतलब क्या हो गया, इंतजार करना है कि यार ये ऑपरेशन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इंतजार करना, आगे मत बढ़ना। जावा स्क्रिप्ट की एक प्रॉब्लम है, वो कोड जब एग्जीक्यूट करने चालू करता है ना, रुकता नहीं है। वो कोड ऊपर से लेके नीचे एग्जीक्यूट करता जाएगा, जहां पर अवेट मिल गया वहां रुक जाएगा जावा स्क्रिप्ट। तो आपको एज ए डेवलपर आपको लिखना है अवेट, तो जावा स्क्रिप्ट को पता चल जाए यार कुछ ना कुछ ऐसा काम हो रहा है इस लाइन पर जिस पर क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो मुझे पता है कि भाई मुझे इस लाइन पर, लाइन नंबर 32 पर मुझे, मैं क्या करने जा रहा हूँ, डाटाबेस में एक एंट्री करने जा रहा हूँ जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इवन दो वो बहुत इंस्टेंट होगा बट फिर भी इट विल टेक टाइम, दैट्स व्हाई आई विल यूज अवेट कीवर्ड। अब अवेट तो चाइल्ड है, तो पेरेंट कौन होना चाहिए, असिंक। अब आप देखो ऑलरेडी जो पोस्ट मेथड है वो डे फर्स्ट से जो मैंने ली थी वो किस टाइप की है, असिंक है। तो सारा चीज मैच हो गया, मेरी पोस्ट मेथड असिंक है और अंदर कौन आ गया, अवेट आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्रिएट मेथड में हमें क्या करना है वो हम देख लेते हैं। क्रिएट मेथड में ये डाटा नाम का एक ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, और उस ऑब्जेक्ट में आप इस तरीके से आप कर सकते हैं। सो ये मैंने किया, ठीक है ना। और ये पूरा ऑपरेशन यहाँ पर हम यूजर के अंदर ले लेते हैं, ये पूरा ऑपरेशन यहाँ पर हमने यूजर के अंदर लिया, ये यूजर के अंदर लिया, और फाइनली हम रिस्पॉन्स दे देंगे, फाइनली हम रिस्पॉन्स दे देंगे, ये यहाँ पर हम फाइनली ये रिस्पॉन्स दे देंगे। ठीक है, ये फाइनली हमारा रिस्पॉन्स दे देंगे और इसकी जरूरत मुझे नहीं है। ठीक है ना। तो ईमेल और पासवर्ड, अभी मैं डाटाबेस में पासवर्ड, ईमेल हमारा क्या है, ईमेल मेरा पासवर्ड क्या है, पी, ठीक है ना। और डाटाबेस में मेरा कॉलम क्या है, स्कीमा, देखो पासवर्ड है, यूजर नेम है, ठीक है ना, पासवर्ड, यूजर नेम, एफ नेम, एल नेम, ठीक है ना। तो उस हिसाब से मुझे सारी चीजें करनी पड़ेगी। एफ नेम कॉलन समथिंग, एल नेम कॉलन समथिंग, देन व्हाट वी हैव ईमेल, ईमेल जो कि ईमेल हमारा क्या होगा, स्कीमा के हिसाब से यूजर नेम ही होगा।
ईमेल क्या होगा हमारा, विल बी समथिंग, पासवर्ड विल बी समथिंग, स्कीमा से कंपेयर कर करके। तो देखो यूजर है, यहाँ पर यूजर है, वहां तो मैंने ले नहीं रखा है, तो यहाँ पर ईमेल की जगह क्या लूंगा, यूजर नेम, फिर पासवर्ड हो गया। रोल टाइप यहाँ देख लेते हैं, रोल टाइप स्कीमा में क्या ले रखा हमने, रोल ले रखा है, यहाँ पर हमने रोल ले रखा है। तो यहाँ से मैं अभी रोल ले लेता हूँ, और रोल में मान लीजिए अभी मैं हार्ड कोडेड 1 कर देता हूँ, और हम डाटाबेस में एंट्री करते हैं, ठीक है ना। सो पासवर्ड हो गया, फर्स्ट नेम। अब ये फर्स्ट नेम में क्या आएगा, पेलोड डॉट एफ नेम, इधर क्या आएगा, पेलोड डॉट एल नेम, इधर क्या आएगा, पेलोड डॉट ईमेल, इधर क्या आएगा, पेलोड डॉट, इधर तो पी आएगा क्योंकि वो वेरिएबल में ऊपर ले लिया अपन ने, है ना, पेलोड डॉट पासवर्ड को पी में ले लिया था और पी को मैंने नीचे यूज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। और रही बात रोल की, तो रोल के लिए हम देखते हैं। सो अगेन अगेन यहाँ पर रोल है और रोल आईडी है, तो रोल आईडी में ले लेता हूँ, यहाँ से रोल आईडी लिया मैंने स्ट्रिंग में। अभी हार्ड कोडेड में 1 ले लेना, हार्ड कोडेड। इसका भी फिर देखो हर चीज में एक ही लेक्चर में नहीं बता सकता हूँ, सारी चीजें आपको करनी है। ये हो गया, और देखते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से मैंने अनिल किया, सेव, इनवैलिड रोल टाइप, देखो आ गया ना एरर। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, इंपोर्टर, सेव किया, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुल। इसका मतलब पीजी एडमिन में जाना है, किस टेबल में जाना है अपने को, यूजर्स टेबल में जाना है, डाटाबेस में गए, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में गए हम, स्कीमा में गए, स्कीमा मतलब टेबल्स, टेबल्स में गए, टेबल्स को एक्सपांड किया। तो किस टेबल को देखेंगे हम, यूजर्स टेबल को हम देखेंगे, राइट क्लिक करके, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके व्यू डाटा, ऑल रो, एंट्री आ गई अनिल डॉलर की। पासवर्ड अभी कैसे आ रहा है, प्लेन आ रहा है कि एनक्रिप्टेड आ रहा है, प्लेन आ रहा है। रूल, सिक्योरिटी का रूल क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए, डाटाबेस में पासवर्ड प्लेन डालना चाहिए कि एनक्रिप्ट करके डालना चाहिए, एनक्रिप्टेड करके डालना चाहिए। एनक्रिप्ट वाला हम कल देख लेंगे। आज का ऑब्जेक्टिव था कि यार पोस्टमैन से डाटा आएगा, प्रॉपर वैलिडेशन होगा, उसके बाद डीबी में डालेंगे, इतना मैंने बता दिया है, ये चीज आपको फॉलो करनी है। तो ये सेव किया मैंने यहाँ पर पर्टिकुलर, और कंट्रोल सी, git status, git add dot, git commit, git push origin main, ठीक है।